मित्रों, एमए उत्तरार्ध की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने दलित के बारे में एक सामान्य परिचर्चा की थी। आज हम इसकी परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ तक ये सवाल उठता है कि दलित कौन है, जब हमने प्रारंभिक चर्चा की थी तो उसमें ये बात हमारे सामने निकल कर के आई थी कि दलित के बारे में यदि पूछा जाए तो अब तक जो बात निकल के आई है, हम ये कह सकते हैं कि उससे कोई निश्चित परिभाषा नहीं बन सकती या कोई निश्चित परिभाषा नहीं निकल कर के आई है। तो हम इसी परिभाषा के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इसीलिए ये दलित जो शब्द है या दलित जो संज्ञा है वो काफ़ी विवादास्पद भी बनी रह रही है। लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने अपने विचार इस बारे में रखे हैं, उनको हम देखेंगे। फिर कुछ लोगों ने इसको परिभाषित करने की भी कोशिश की है, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस तरह से इनको हमारे सामने स्पष्ट करने की कोशिश की है। सबसे पहले हम नाम लेते हैं बाबू राव बागुल का। आप ये कहते हैं कि दलित वह है जो वर्ण व्यवस्था तथा तज्जन्य मानसिकता को ध्वस्त कर देना चाहता है, जो विश्व और जीवन को नए रूप में ढालना चाहता है। अब इस परिभाषा के रूप में दलित का एक स्वरूप जो हमारे दिमाग में पूर्व से बैठा हुआ है उसको बिल्कुल विखंडित कर देते हैं। जैसे हमारे दिमाग में दलित हुआ है जो पिछड़ा है, कुचला हुआ है, बिल्कुल कमज़ोर है, गरीब है, लेकिन इन्होंने उसको एक मजबूती के साथ प्रस्तुत किया है। वो गरीब कमज़ोर तो है, लेकिन वो वैसा रहना नहीं चाहता। उसमें एक ऊर्जा है, इसमें उस व्यक्ति में जिसे हम तथाकथित तौर पे दलित कहते हैं, बाबू राव बागुल जो है, उसमें एक ऊर्जा का रूप देखते हैं और ये कहते हैं कि दलित वह है जो वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में बनाई हुई है या जो उस वर्ग को त्यागने की जो व्यवस्था हमारे समाज में बनाई हुई है, उस व्यवस्था को वह पूरी तरह से ध्वस्त कर देना चाहता है। वही व्यक्ति क्या है? दलित है और नए रूप में इस पूरे जीवन को, पूरे विश्व को ढालना चाहता है। दूसरा नाम जो आता है वो है नामदेव ढसाल। रामदेव ढसाल के अनुसार अनुसूचित जातियां बौद्ध, श्रमिक, कृषक, भटकने वाली घुमंती जातियां और सभी आदिवासी जातियां दलित है। नामदेव ढसाल के अनुसार महात्मा गांधी जिन जातियों को हरिजन कहते हैं वे दलित के नाम से पहचानी जाती है। आपने भी पर्टिकुलर या विशेष रूप से जो कुछ जातियां हैं या कुछ वर्ग हैं उनका नाम लेते हुए उसको दलित के अंतर्गत लाने की कोशिश की है और साथ में महात्मा गांधी का हवाला भी देते हैं कि गांधी जी जिसको हरिजन कहते हैं वे भी दलित के रूप में ही पहचाने जाते हैं। इसके अलावा अनुसूची बनी है हमारे संविधान में, उसके अंतर्गत आने वाली बौद्ध धर्म में आने वाले कुछ लोग, श्रमिक, कृषक और जो घुमंतू जातियां हैं वो सब, तो इन्होंने इनको इनके अंतर्गत रखा है, दलित के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर चंद्रकांत बांदीवडेकर ये भी एक नाम है जिन्होंने अपने दृष्टिकोण से ये कोशिश की है कि दलित कौन है वो स्पष्ट हो जाए। ये क्या कहते हैं? इनका मानना है कि दलित शब्द को विशिष्ट जातिवाचक शब्द नहीं माना जाना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि दलित शब्द को विशिष्ट जातिवाचक शब्द नहीं माने।
परंतु दलित विषय पर चिंतन करते समय कुछ जाति विषयक संदर्भों को स्मरण रखने की आवश्यकता पर बल दिया जाए या बल देते हैं। ये जब खुद परिभाषा देते हैं तो ये बल देते हैं। इनके साथ साथ कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है उन्होंने भी अपना घोषणा पत्र जो जारी करते हैं, ये जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उसने 1978 और 1980 के जो घोषणा पत्र जारी किए थे उनमें अंग्रेजी के जो वीकर सेक्शन तथा हिंदी में जो दलित की व्याख्या की है उसमें विशेष तौर पे बौद्ध और अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को इसके अंतर्गत लिया है। यहाँ भी लगभग वही बात है जो चंद्रकांत बांदीवडेकर कहते हैं। इसी प्रकार से एक पार्टी है दलित पैंथर, उसने अपने घोषणा पत्र में सवाल उठाया कि दलित कौन है और फिर इसका जवाब भी दिया। तो उनके अनुसार निग्रो, ब्लैक, अनुसूचित जाति, कंबोडिया की जनता इसमें शामिल हैं। ये परिभाषा व्यापक तो है, लेकिन हम जहां भारतीय संदर्भों को लेते हैं वहां ये परिभाषा लागू नहीं हो सकती। V.R.K. अय्यर भी एक नाम है जिन्होंने इन जो जातियां हैं, दलित जातियां, दलित लोग हैं, उनको एक स्पष्ट करने की कोशिश की है कि कौन दलित हो सकता है। इनके अनुसार ये दलित शब्द का मोटे तौर पर आशय जो रखते हैं वो जनसंख्या के उस शोषित वर्ग से है जो परंपरागत आधार पर सदियों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित रहा है, जो सामान्यतः सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आधारों से वंचित रहा है। इनकी परिभाषा, इनके द्वारा स्पष्ट जो बात है वो काफ़ी हद तक उचित भी लगती है। इसके अलावा राजकिशोर जो हैं वो दलित शब्द को एक वर्गीय शब्द ठहराते हैं और ये कहते हैं कि भारत एक गरीब देश है, यहाँ की आधी आबादी आर्थिक दृष्टि से दलित है, दलित ही है, तो ये आधी आबादी को दलित के अंतर्गत लेते हैं। दलित शब्द उन जातियों के अर्थ में रूढ़ होता जा रहा है जिन्हें पहले अछूत या हरिजन कहा जाता था। इनके लिए कानूनी शब्द अनुसूचित जाति ही है। तो पहले तो ये कहते हैं कि यदि हम वर्गीय न रखते हुए यदि आर्थिक आधारित हैं तो भारत की आधी से अधिक जनता तो दलित में आ जाएगी। तो ये कहते हैं कि वर्तमान में जो चीज़ रखी जा रही है या दलित जिसे समझा जा रहा है वो अछूत या हरिजन ही है, और कानूनी तौर पर जो अनुसूचित जाति है वही दलित है। तो आपने उसको थोड़ा दायरे में कम कर दिया, छोटा कर दिया। केशव मेश्राम जो हैं उनके अनुसार हजारों वर्ष जिन पर अन्याय हुआ ऐसे अस्पृश्यों को दलित कहना चाहिए। ये जो हजारों वर्षों से जो दो अन्याय सहते आए हैं, जो अस्पृश्य हैं, जिनको अस्पृश्य माना गया है, छुआछूत जिनके साथ किया गया है, वही दलित हैं। तो ये कुछ बातें स्पष्ट इन लोगों ने की। अब हम इस दलित अर्थ का तात्पर्य क्या हो सकता है दलित शब्द का, उसको और अधिक स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे और कुछ विद्वानों द्वारा कही गई बात को इस संदर्भ में हम अपने साथ लेंगे। फिर कुछ परिभाषाएं जो हमारे सामने और निकल करके आई उनको भी देखेंगे। दलित शब्द का यदि हम तात्पर्य लेते हैं तो दलित शब्द डॉक्टर अंबेडकर के डिप्रेस्ड का ही हिंदी अनुवाद है, ऐसा माना जाता है। डिप्रेस्ड, ये डॉक्टर अंबेडकर ने यह शब्द प्रयोग किया था। वैसे भी दलित या डिप्रेस्ड दोनों ही समानार्थी शब्द हैं, चाहे दलित कहो चाहे डिप्रेस्ड कहो, ये लगभग समानार्थी शब्द हैं। और इनमें कौन से शामिल है? जिनमें शोषित, उपेक्षित, दबे कुचले और दमन के शिकार व्यक्ति अथवा वर्ग शामिल है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन है? शोषित, उपेक्षित, दबे कुचले
और दमन के शिकार व्यक्ति या वर्ग जो है वो शामिल है। ये अंबेडकर के अनुसार ये बात कही गई है। अब लक्ष्मण शास्त्री इस तात्पर्य को किस तरह से स्पष्ट करते हैं या इस शब्द को किस तरह से स्पष्ट करते हैं? वो कहते हैं कि दलित मानवीय प्रगति में सबसे पीछे धकेल दिया गया सामाजिक वर्ग है। दलित कौन है इनके अनुसार? जिसको जो मानव ने प्रगति की है उस प्रगति में उसको सबसे पीछे धकेल दिया गया। एक तो आगे बढ़ रहा है, प्रगति का मतलब आगे बढ़ना, लेकिन समाज के अन्य वर्गों द्वारा वो वर्ग पीछे की तरफ धकेल दिया गया। तो ऐसा वर्ग ही दलित है। अब डॉक्टर मैना वार्नखेड़े के अनुसार हम दलित किसे कह सकते हैं वो भी मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा। जो दबे हुए श्रमजीवी हैं वे सब दलित की व्याख्या में शामिल हैं। इनकी परिभाषा में थोड़ा सा मार्क्स का प्रभाव हमको दिखाई दे जाता है, क्योंकि श्रमजीवी मजदूरी, हमारे समाज में श्रमजीवी शब्द का इस तरह से प्रयोग दबे कुचले लोगों के लिए नहीं किया जाता, लेकिन ये कह रहे हैं तो वहाँ मेरे को इन शब्दों में जो बात आ रही है वो मार्क्स का प्रभाव इस पर नज़र आ रहा है। हालांकि बात तो वही है जो अन्य लोग कह रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ श्रमजीवियों को इसमें शामिल कर रहे हैं और उनको सबको दलित वर्ग में शामिल कर रहे हैं। गौरी शंकर वाघमौर्य कहते हैं कि दलित उसे कहेंगे जो आर्थिक रूप से अत्यंत दबा हुआ है। जो आर्थिक रूप से अत्यंत दबा हुआ है, इस समाज व्यवस्थाओं में सबसे नीचे रहने वाला कमजोर वर्ग दलित समझा जाता है। आर्थिक भी इन्होंने कर दिया और व्यवस्था में जो सबसे नीचे रहता है उसको भी शामिल कर दिया था। तकरीबन उन सब लोगों को जो किसी न किसी प्रकार से शोषित हैं उनको इन्होंने दलित के अंतर्गत ले लिया। अब एक नाम और आता है डॉक्टर अय्याज अहमद कुरैशी। डॉक्टर अय्याज अहमद कुरैशी ये क्या कहते हैं? दलित सामाजिक तथा संवैधानिक रूप से किसी जाति विशेष के लिए प्रयुक्त नहीं है। दलित सामाजिक तथा संवैधानिक रूप से किसी जाति विशेष के लिए प्रयुक्त नहीं है। दलित जैसा कि साक्ष्यों और तर्कों से सिद्ध होता है, समाज की दौड़ में सबसे पीछे छूट गया वर्ग है। तो ये जाति के साथ नहीं जोड़ते दलित वर्ग को, बल्कि ये कहते हैं कि हर वह व्यक्ति जो कि समाज की इस दौड़ में, आगे निकलने की इस दौड़ में सबसे पीछे छूट गया, वो दलित है। अब इसके साथ हमने इतना तो समझ लिया कि दलित क्या है, तो कुछ और लोगों ने इसको परिभाषित करने की कोशिश की और हम देखेंगे कि ये परिभाषा क्या निकल के आती है। हालांकि पूरी तरह से तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इनको परिभाषित आज तक नहीं किया जा सका, और कहीं किया भी गया है तो वो विवादास्पद रहा है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि दलित शब्द का अर्थ है जिसका दलन और दमन हुआ है। जिसका दलन और दमन हुआ है, उत्पीड़ित, शोषित, सताया हुआ, गिराया हुआ, उपेक्षित, पस्त हिम्मत, हतोत्साहित, वंचित आदि वर्ग है। लगभग सबको शामिल इन्होंने कर लिया जिनका कि शोषण हुआ है, चाहे वो शोषण किसी भी तरह का हो। ये नहीं कि इस तरह का शोषण है तो ही दलित है, बल्कि हर तरह का जो है शोषण। तो इन्होंने स्पष्ट कहा है कि दलित शब्द का अर्थ है जिसका दलन या दमन हुआ है। ये तो सीधा एक पारिभाषिक या शाब्दिक अर्थ इन्होंने दे दिया। फिर उसमें उत्पीड़ित, शोषित, सताया हुआ, गिराया हुआ, अपेक्षित या उपेक्षित, अपेक्षित का पस्त हिम्मत, जिसने अपनी हिम्मत छोड़ दी हो, या हतोत्साहित व्यक्ति जो है, जो वांछित है, वो इसमें शामिल है। शिवराज सिंह बेचन इस बारे में कहते हुए बताते हैं कि दलित वह है जिसे भारतीय संविधान ने अनुसूचित जाति का दर्जा दिया है। ये दलित सिर्फ उसी को मानते हैं
जिसमें कि संविधान में जिसे कि अनुसूचित जाति के रूप में स्पष्ट किया गया है। अर्थात जो लोग उस अनुसूची में शामिल हैं वही दलित हैं, अन्य कोई दलित नहीं है। आर्थिक आधार लेंगे तो सब जातियां में ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, कमज़ोर तबका है जो कि दलित के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन संविधान में अनुसूचित जाति बनाई गई है, अनुसूची बनाई गई है, उसमें जो जातियां दर्ज हैं वही सिर्फ दलित जात लोग हैं। कंवर भारतीय का क्या मानना है? वो कहते हैं कि दलित वह है जिस पर अस्पृश्यता का नियम लागू किया गया, कि जिसको हमने अछूत माना, जिससे कठोर और गंदे कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। ऐसे कार्य जो समाज का दूसरा तबका नहीं करना चाहता और जबरदस्ती जिस वर्ग से करवाया गया वो दलित है। जिसे शिक्षा ग्रहण करने और स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने से मना किया गया और जिस पर सचूतों ने सामाजिक निर्योग्यताओं की संहिता लागू की, वही दलित है। इसके अंतर्गत वे जातियां आती है जिन्हें अनुसूचित जातियां कहा जाता है। इन्होंने काफ़ी हद तक पिछड़े या दलित जो लोग हैं उनकी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे पहली चीज़ अस्पृश्यता को ले आए आप। निश्चित तौर पे असल दलित वही हैं जिनको हमने छूने से मना किया, जिसकी छाया तक को छूने से ये माने कि हम अपवित्र हो गए, तो वो लोग दलित हैं। दूसरा, अस्पृश्य तो माना सो माना ही, ये उस काम को भी शामिल कर रहे हैं जो कि ये लोग करते थे, जैसे कठोर और गंदे कार्य, ऐसे कार्य जो करने में बेहद कठिन भी हों और गंदे भी हों। तो ये देखिए, ये बात इन्होंने कहा। फिर तीसरी चीज़ जो इनके साथ हो सकती है वो है कि इनको न तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया और न ही इन्हें व्यवसाय करने के लिए अधिकार दिया गया। तो इसी बात को और आगे ले जाते हुए कहते हैं सछूतों ने, अर्थात जो समाज का ऊपर का तबका था, उसने इनको सामाजिक तौर पे हर कार्य के लिए निर्योग्य मान लिया, सिवाय वो बुरा कार्य या कठोर कार्य जो कि बड़ा तबका नहीं करना चाहता था। वही अछूत है, वही दलित है। तो इसके अंतर्गत वो कहते हैं कि सिर्फ वही जातियां आती है जो कि जिन्हें कि हम अनुसूचित जातियां कहते हैं। अर्थात अनुसूचित जाति के अंतर्गत हमारे संविधान में जिन जातियों को लिया गया है वो सिर्फ वही जातियां हैं जिनके साथ छुआछूत संबंधी भेदभाव किया जाता था या जिनसे कोई गंदा कार्य करवाया जाता था। बहुत ज़बरदस्त परिभाषा है, हालांकि हमारे संविधान में भी ये बात कही गई है अनुसूचित जातियों के बारे में। अर्जुन डांगले जो है वो इस बात को या इस शब्द को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि दलित शब्द का अर्थ साहित्य के संदर्भ में नए अर्थ देता है। अब ये साहित्य को बीच में ले आते हैं और साहित्य के संदर्भ में ही बात करते हैं। फिर दलित यानी शोषित, पीड़ित समाज, धर्म व अन्य कारणों से जिसका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शोषण किया गया है या शोषण किया जाता है, वह मनुष्य और वही मनुष्य क्रांति कर सकता है। यह दलित साहित्य का विश्वास है। यहाँ साहित्य आ गया। साहित्य सीधी सीधी बात नहीं कहता है, बल्कि वो इसको क्रांति की तरफ ले जाता है कि जिस व्यक्ति का शोषण होता है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, धर्म से हो या अन्य कोई कारण हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, किसी भी तरीके से उसका शोषण किया जाता है। और ये कहते हैं कि सिर्फ वह और वही मनुष्य क्रांति कर सकता है। किसके प्रति? इस अन्याय के प्रति। हालांकि ये वो बात नहीं करते कि इस शब्द को स्पष्ट कर सकें। अब एक नाम बचता है, उसके बाद हम दलित चेतना पर आएंगे कि दलित चेतना असल में है क्या। हम परिभाषा कर लेंगे या
इसका एक स्वरूप हमारे सामने आ जाएगा तो हम इसकी चेतना के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना प्रारंभ कर देंगे, काफ़ी हद तक स्पष्ट भी हमारे सामने हो जाएगा। मोहनदास नैमिषारण्य इस बारे में अपने विचार रखते हुए कहते हैं, या दलित शब्द को आप विस्तार देते हुए कहते हैं कि दलित शब्द मार्क्स प्रणीत सर्वहारा शब्द के समानार्थी लगता है। मार्क्स ने जो सर्वहारा शब्द का प्रयोग किया था उसका समानार्थी लगता है दलित शब्द, लेकिन इन दोनों शब्दों में पर्याप्त भेद भी माना है आपने। और वो क्या भेद करते हैं? दलित की व्याप्ति अधिक है, दलित जो शब्द है उसकी व्याप्ति अधिक है, तो सर्वहारा की व्याप्ति सीमित है। सर्वहारा वर्ग में सीमित वर्ग के लोग ही शामिल किए जाते हैं। दलित के अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण का अंतर्भाव होता है। शोषण किसी भी तरह का हो वो दलित हो जाता है। तो सर्वहारा में केवल वही व्यक्ति आता है जिसका कि आर्थिक शोषण किया गया हो या जो आर्थिक विषमता का शिकार हो। तो देखिए उसमें तो हर तरह की विषमता है दलित में, तो जबकि आर्थिक में मार्क्स के अनुसार सिर्फ आर्थिक ही आता है। अब एक सवाल उठता है कि ये दलित शब्द जो है वो कहाँ से आया, किन भाषाओं से आया। तो हम कह सकते हैं कि दलित जो है शब्द वो मराठी में भी बोला जाता है, गुजराती में भी बोला जाता है, हिंदी में भी बोला जाता है और अन्य बहुत सी भारतीय भाषाओं में ये शब्द प्रचलन में रहा है। और इसका मूल अर्थ जो है वो गरीब और उत्पीड़ित होता है। लेकिन जब हम सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक और इन संदर्भों में इस दलित शब्द को प्रयोग में लेते हैं तो उसके लिए हमें एक अलग से सांस्कृतिक अर्थ मिल जाता है। तो इस विशिष्ट संदर्भ का जो है अर्थ का जो है प्रयोग सर्वप्रथम 1970 में प्रारंभ हुआ और उसको प्रारंभ करने का श्रेय हम बाबा साहब अम्बेडकर के जो शिष्य हुए थे या जिन्होंने उनके साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था उन लोगों द्वारा किया गया था। और ये कहते हैं कि दलित शब्द में जो अंतर्निहित है वो ये है कि जिसे तोड़ दिया गया है और जिसके सामाजिक दर्जे से ऊपर बैठे लोगों ने जानबूझकर नियोजित रूप से कुचल डाला है। क्या कहा? जिसे पहले तो ये कहा कि तोड़ दिया गया है। तोड़ना कई तरीके से होता है जैसे ऊपर मैंने चर्चा की, और फिर उसको जानबूझकर कुचल डाला गया। इस शब्द में छुआछूत, कर्म सिद्धांत और जातिगत श्रेणी क्रम का नकार भी निहित है। ये नहीं कहते कि छुआछूत क्या है या कर्म सिद्धांत क्या है या जातिगत श्रेणियाँ किस तरह की है, वो इस पे चर्चा अधिकतर ये नहीं करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में हम दलित चेतना पर चर्चा करेंगे कि दलित चेतना असल में क्या है। जय हिंद, जय भारत।